नमस्कार बच्चों, हमने पाठ नाटक लिखने का व्याकरण जो कि पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित है उसको हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में मैं इसी पाठ से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। बच्चों, जो नाटक लिखने का व्याकरण पाठ है उससे संबंधित अन्य लघुत्तरीय प्रश्न हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको इसका उत्तर भी बताऊंगी। और पाठ को पढ़ाते समय वैसे मैंने इसको बता दिया है और लाइन भी मैंने कहा है कि मार्क कर लीजिए, उसी से संबंधित ये प्रश्न हैं। तो बोर्ड में जो पूछे जाते हैं प्रश्न एक एक नंबर में वो इसी तरह के पूछे जाते हैं और इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको लिख करके याद करना है, क्योंकि इस बार मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन आएंगे। तो जब आपको पाठ पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होगा और समझा हुआ होगा, जब आप उसको अच्छे से लिखे होंगे, पढ़े होंगे और समझे होंगे, तभी प्रश्नों का उत्तर आप सही से दे पाएंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। इसमें पहला वाला क्वेश्चन पॉइंट्स में मैंने दे दिए हैं, आप नंबर 1, 2, 3 डाल सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय परंपरा में नाटक को किस काव्य की संज्ञा दी गई है? इसका उत्तर है भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये एक लाइन का उत्तर है। तो दृश्य काव्य की संज्ञा क्यों दी गई है बच्चों? क्योंकि इसमें उस घटना को, उस कथ्य को, उस कहानी को नाटक के रूप में मंच पर घटित होता हुआ हम देखते हैं। इसी से संबंधित बच्चों दूसरा प्रश्न है, नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से किस तरह अलग है? तो पढ़ा दिया है मैंने आपको, लेकिन हमें जब उत्तर देना होता है तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं, चूँकि एक नंबर का प्रश्न है तो उसके हिसाब से ही आप इसका उत्तर भी देंगे। तो नाटक जो है वो क्या है, अन्य विधाओं से जो है वो अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको, ये दृश्य है, इसको लोग देखते हैं। तो आप सटीक उत्तर जो लिखेंगे एक लाइन में आप वो इस तरह से लिखेंगे कि नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से अलग किस तरह है? तो लिखेंगे इस प्रकार अलग है कि नाटक का लिखित रूप दृश्यता की ओर बढ़ता है, यानी कि नाटक में जो लिखा गया है उसको दिखाया जाता है। वहीं साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, जैसे कोई कथा या कहानी। ठीक है बच्चों, इस समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर आप लिखेंगे कि नाटक का लिखित रूप दृश्यता की ओर बढ़ाता है, वहीं साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं। अगला प्रश्न है, नाटक में संपूर्णता कब आती है? तो इसका उत्तर बच्चों आप लिखेंगे कि नाटक अपने लिखित रूप में एक आयामी होता है। जब उस नाटक का मंचन किया जाता है तब उसमें संपूर्णता आती है। ठीक है, इसका उत्तर इतना ही लिखना है। समझने के लिए फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर कोई नाटक हम दिखाने वाले हैं या उसका अभिनय करने वाले हैं तो पहले क्या करते हैं, उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं ना। तो वो तब तक तो एक आयामी होता है, लेखक ही लिखता है और उसको ही पता है तब तक। लेकिन जब उस नाटक को मंच पर दिखा दिया जाता है तब वो संपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब उसका संबंध जो है वह निर्देशक से हो जाता है, पात्र से हो जाता है, संवादों से हो जाता है, दर्शकों और श्रोताओं से हो जाता है। तब जा कर के वह पूर्णतः बन पाता है, तब जाके वह संपूर्ण हो पाता है। नाटक लिखते समय नाटककार को मूल रूप से किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? बच्चों, इसका उत्तर मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से लिखवा दिया है। फर्स्ट जो वीडियो आपका भेजा है उसमें ही यहाँ पर आपको संक्षेप में मैं बता दे रही हूँ कि नाटक लिखते समय नाटककार को इसकी मूल विशेषता क्या है नाटक की? समय का बंधन का ध्यान रखना होता है। अर्थात नाटक को शुरू से अंत तक एक समय सीमा के भीतर पूरा हो जाने वाला होना चाहिए। तो इसका ये उत्तर है। नाटक को वर्तमान में ही संयोजित करना होता है का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये अभ्यास प्रश्न में भी प्रश्न है और पहला ही प्रश्न है ये, तो उत्तर वहाँ भी आपने लिख लिया है, लेकिन यहाँ भी संक्षेप में आप लिख लेंगे। इसका आशय यह है, उत्तर इस प्रकार से है कि इसका आशय यह है
कि किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटना को कहानी, उपन्यास या कविता में उसके मूल संदर्भ में उसी काल में रखकर भी पाठ किया जा सकता है, पर नाटक में उसे हमारी आँखों के सामने ही एक बार फिर से घटित होना होता है। इसलिए जो नाटक दिखाया जा रहा है वह कब दिखाया जा रहा है? वर्तमान काल में। तो नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना पड़ता है। यह पूरी तरह से सही कथन है। अगला है प्रश्न कि नाटक के संबंध में भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों में नाटककारों से क्या अपेक्षा की गई है? तो यहाँ पे बच्चों एक करेक्शन कर लीजिएगा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों तो ठीक है, लेकिन नाट्य जो है वो गलत है। तो इसमें जो है ये अपेक्षा की गई है, अभी लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि उनसे यह अपेक्षा की गई है कि जो उनका नाटक है उनकी समय अवधि कितनी रखी जाए? 48 मिनट की ही रखी जाए। तो इस तरह से भरत मुनि उत्तर आप लिखेंगे कि नाटक के संबंध में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नाटककारों से यह अपेक्षा की गई है कि नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में नाटक का शरीर किसे कहा गया है और क्यों? तो इसे भी आपको मैंने पढ़ा दिया है, बता दिया है, ध्यान में होगा आपके। नाट्य शास्त्र में नाटक का शरीर शब्द को कहा गया है क्योंकि नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। बच्चों ये लाइन आपको बिल्कुल अक्षरशः जो है वो मैंने वीडियो में पढ़ा दी है और वहाँ पे पॉइंट्स बनाते समय मैंने लिखा हुआ भी है, तो वहाँ से आप इसका उत्तर लिख लेंगे। अगला है प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहानी तथा उपन्यास को वर्णित या नैरेटिव विधा क्यों कहते हैं? तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि कहानी तथा उपन्यास को वर्णित या नैरेटिव विधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं या उसका अधिक से अधिक चित्रण करते हैं, यानी उसका अधिक से अधिक अभिनय करते हैं। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? नैरेटिव विधा कहा जाता है। अगला है प्रश्न कि साहित्यिक विधाओं में कविता है नाटक के निकट क्यों प्रतीत होती है? तो इसको आप लिखेंगे कि साहित्यिक विधाओं में कविता ही नाटक के निकट इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि कविता के शब्द, बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता रखते हैं। अगला है प्रश्न आपका कि नाटक की भाषा संबंधी विशेषताएं लिखिए। ये भी पहले बच्चों लिखवा दिया है मैंने। संक्षेप में आपको बता दूं कि नाटक की भाषा अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक होनी चाहिए, जो अपने आप में वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक हो, यानी हर व्यक्ति उसको सोचे कि हाँ ये तो मैं भी करता हूँ, ऐसा मेरे साथ भी होता है। इसमें प्रयुक्त शब्दों में दृश्य बनाने की भरपूर क्षमता हो तथा वह अपने शाब्दिक अर्थ से अधिक योजना की ओर ले जाए। जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से हम नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें जब शब्दों का प्रयोग करें तो वह शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ जो है वह उसी कैरेक्टर को, उसी चरित्र को चरितार्थ करे जो हम उसको दिखाना चाहते हैं। अगला है प्रश्न, एक नाटककार को रचनाकार होने के साथ कुशल संपादक भी होना होता है, क्यों होना आवश्यक होता है? तो इसका उत्तर इस तरह से है बच्चों कि एक नाटककार पहले अनेक घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव करने वाला होना चाहिए। जैसे कोई संपादक होता है ना, कोई घटना घटित हो गई तो पहले उसकी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किससे, इस आधार पे जो है उसकी तहकीकात करता है। तो ऐसे ही वह जो नाटककार है वह जिस दृश्य को चुन रहा है कि इसको हमें दिखाना है, उसके बारे में पूरी उसको जानकारी होनी चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए? फिर उन्हें इस क्रम में रखने की कला
का ज्ञाता होना चाहिए कि वे शून्य से शिखर की तरफ विकास की दिशा में आगे बढ़ें। इस कारण एक नाटककार का कुशल संपादक भी होना आवश्यक होता है। यानी कि जो नाटककार है, जिन दृश्यों को दिखाना चाहता है, वह क्या होना चाहिए, वह पहले उसके बारे में पूर्णतः अच्छी तरह से जाने, उसके बाद ही उसको जो है वो प्रस्तुत करे, तभी वास्तव में वो सही ढंग से नाटक प्रस्तुत कर पाएगा। कहानी तथा उपन्यास को वर्णित या नैरेटिव विधा क्यों कहते हैं, यह हमने आपको बता दिया है पहले ही। और उसके बाद जो है नाटक की भाषा संबंधी विशेषताएं भी आपको मैंने बता दी हैं। एक नाटककार को रचनाकार होने के साथ कुछ संपादक होना चाहिए। नाटक में संवाद की क्या महत्ता है अथवा नाटक के सफलता में संवाद की महत्ता स्पष्ट कीजिए। ये बच्चों 1 नंबर के प्रश्न हैं, और कोई नाटक दिया जा सकता है, उस पर 3 नंबर के प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया है, आप वहाँ से इसका उत्तर लिख लेंगे। अगला है प्रश्न जो है, चूँकि ये यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न एक ही साथ कर दिए हैं, और संक्षेप में ये बता दूं कि संवाद जो है नाटक का सबसे ज़रूरी और सशक्त माध्यम है। नाटक में इसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच आदि तत्व अनिवार्य हैं। इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी होता है। जैसे आप देखते हैं ना सीरियल आदि, तो उसमें भी जैसे एक उसके पक्ष में होता है, दूसरा उसके विपक्ष में होता है। जैसे चाणक्य का आप नाटक देख लीजिए, और ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जिसमें आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति कोई भी जनरल वैसा भी ले सकते हैं, अपने से क्रिएट भी कर सकते हैं, किसी परिस्थिति जन्य पे हो सकता है, समसामयिक घटनाओं पे हो सकता है, दान वीरता पे हो सकता है। नाटक का क्षेत्र जो है वो अत्यंत विस्तृत है, तो उसको आप लेकर के उसमें संवादों के माध्यम से उसे कितना मार्मिक मर्मस्पर्शी बना सकते हैं, वह नाटककार के ऊपर निर्धारित है। रंगमंच को प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम क्यों कहा जाता है, तो आप देखेंगे कि इसमें इसका जो उत्तर है प्रतिरोध का क्यों कहा जाता है। अगर इसके बारे में मैं बात बताऊं तो यही है कि चूँकि कहानी, देखिए कहानी हम जो है वो पढ़ते हैं, उपन्यास भी हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम नाटक को देखते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल ये सजीव घटित हो रहा है। तो इस तरह से जो है नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। जब 2 चरित्र आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना अवश्यंभावी है। इस कारण रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। हो सकता है नाटक के माध्यम से जो बातें मैंने आपको दिखाई उसमें से कुछ लोग ऐसे हों जो उसका प्रतिरोध करें, तो नाटक एक माध्यम है प्रतिरोध करने का। वह अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी हो सकता है। और उन तत्वों का उल्लेख कीजिए जो नाटक को सशक्त बनाते हैं। तो इसमें तो सारे ही तत्व आ जाएंगे। नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिशोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्व होते हैं, ये नाटक को सशक्त बनाते हैं। तो यहाँ भी बच्चों आप लोग उन तत्वों का कर लेंगे, उन तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न थे, लघु प्रश्न थे, इनको अपनी कॉपी में लिख करके और इन्हें अच्छे से आप याद करेंगे। धन्यवाद।